सबसे पहले रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर सैलाब से 17 जिले मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत रसानी के काम में जुटी हुई हैं। कोप्पल में फंसे हुए 18 गैर मुल्की शहरियों का रेस्क्यू करके उन्हें बचा लिया गया है। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने मरकज के सामने रियासत के लिए माली मदद का मुतालबा किया है। मुसलसल हो रही शदीद बारिश के सबब रियासत में आए सैलाब से उबरने के लिए उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की रकम का मुतालबा किया है। वहीं केरल में भी शदीद बारिश से कई जिलों में सैलाब के हालात बने हुए हैं। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। यहां अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 58 लोग लापता है। सूबे में सैलाब से 77,688 कुनबे मुतासिर हुए हैं। 1,639 रिलीफ कैंप में 2,47,219 लोगों को रखा गया है। राहत रसानी का काम भी तेजी से चलाया जा रहा है। ओडिशा में भी शदीद बारिश की वजह से कई जिलों में सैलाब के हालात बन गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ की महानदी तुगियानी पर है और साथ ही हीराकुंड डैम से पानी छोड़े जाने का इम्कान भी है। इससे कई इलाकों को सैलाब का पानी अपनी जद में ले सकता है। बलांगीर, बौद्ध, कंधमाल और सोनेपुर जिलों में सैलाब जैसे हालात हैं, तो वहीं कालाहांडी में काली गंगा नदी तुगियानी पर है। यहाँ एक गांव से 150 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। तो कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है। सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुल्क की तीनों फौज की मदद ली जा रही है, लेकिन हालात अब भी बदतर है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, अब वहां पर नाव चल रही है, कश्ती चल रही है। सैलाब ने कुछ ऐसे इलाकों को डुबोया है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही उन इलाकों तक पहुंचा जा सकता है। नीचे सैलाब और सैलाब के करीब आकर ठहरा हुआ एक हेलीकॉप्टर। गौर से देखिए, इस हेलीकॉप्टर की रस्सी से एक जवान लटक रहा है। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। इस वीरान जगह में अगर कुछ नजर आता है तो वो है पहाड़ और जंगल। उस जंगल के इलाके में आकर सैलाब की लहरों की रफ्तार थोड़ी धीमी है और यही हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे एक नौजवान को ऊपर की तरफ खींच रहा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन में निकला था। काफी देर की तलाश के बाद पायलट को वो लोग नजर आए जिन्हें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया था। हेलीकॉप्टर से चल रहे इस रेस्क्यू मिशन की पूरी कहानी को समझने के लिए हादसे की तस्वीर देखी। वीर को कर्नाटक के कोप्पल में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने निकली टीम का सामना सैलाब के तेज बहाव से हो गया था, जिसके बाद बोट पेड़ से टकराकर पलट गई थी। इस बोट पर सवार 3 एनडीआरएफ के जवान और 2 फायर सर्विस के जवान सैलाब के तेज बहाव में बह गए थे। उसके बाद इनकी तलाश में ये हेलीकॉप्टर निकला था। कोप्पल के सैलाब में काफी तलाश के बाद जवान मिल गए और सबको बचा लिया गया। ओडिशा में सैलाब से भगवान का घर भी नहीं बचा। ओडिशा के बलांगीर में शदीद बारिश के बाद पहाड़ से पानी सैलाब बनकर नीचे आने लगा। हरिशंकर मंदिर के पास झरने से आया सैलाब मंदिर अहाते में घुस गया। अब मंदिर के बगल में मौजूद झरने को देखिए। सैलाब की लहरें ऐसी रफ्तार से बह रही थी कि वहां मौजूद श्रद्धालु डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर बादल भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि मंदिर की सीढ़ियों पर चलना मुश्किल हो गया था। हालांकि सैलाब से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के नवरंगपुर में जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। यहां डैम में काफी पानी जमा होने के बाद डैम का गेट खोला गया। इंद्रावती इलाके के इस डैम से पानी छोड़े जाने से कई इलाकों में सैलाब आने का खतरा हो गया है। ओडिशा में शदीद बारिश के बाद इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो केरल हो, ओडिशा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। अलग अलग जगह पर लोग फंसे हुए हैं। जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। जयपाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अलग अलग इलाकों की हमने तस्वीरें दिखाई है और उन तस्वीरों को देखने के बाद साफ पता चल जाता है कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। आपसे फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, अगर हम बात करें कर्नाटक और केरल की तो परिस्थितियां कल से जो भी थोड़ी बेहतर हैं, क्योंकि इस बीच में आसमान से पानी बरसना थोड़ा कम हुआ है। आज दिन भर उत्तर कन्नड़ा के इलाके में बारिश नहीं हुई थी। हालांकि अभी शाम से थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। लगभग यही स्थिति केरल की भी है। लेकिन एक तरह से अगर ये माना जाए ट्रैफिक की बात की जाए तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। अब तक जो मौत का अगर देखें तो केरल के अंदर में ये आंकड़ा 91 तक पहुंच गया है, जबकि कर्नाटक में अब तक 54 लोगों की मृत्यु हुई है। जी, हालांकि इस बीच में अब इस वक्त जो दोनों ही प्रदेशों के अंदर में लगभग 1200 के आसपास रिलीफ कैंप चल रहे हैं, और जिसके अंदर में केरल में लगभग 2.5 लाख लोग और कर्नाटक में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने शरणार्थी कैंपों में शरण ली हुई है। इस बीच में अब जो है एक तरह से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी बंद हो और पानी जब जितना कम होना शुरू हो उसका लोग अपने घरों की ओर लौट पाए, क्योंकि सबसे बड़ी तबाही उनकी वो है जो बेघर हो गए हैं। और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से राहत की सामग्रियां भी पहुंचने लग गई हैं। इसमें सरकारी सामग्री भी शामिल है और इसके साथ साथ आम लोग जो कि अभियान पर तराशदी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस तरह के भी पहुंचने लग गए हैं। और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी नजर बढ़ाई हुई है कि जो भी स्थिति हो, जैसी भी हालात हो, उससे वो लोगों तक अधिक से अधिक मदद पहुंचा पाए। लेकिन जो हालात है अभी इसके अंदर में अगले 2 दिन काफी भारी बारिश होने की संभावना है। अगर ये समय ठीक से निकल गया तो इसके बाद इनको अपने जख्मों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जब तक बिल्कुल वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन जयपाल एक चीज समझना चाहेंगे कि कुछ जगहों पर जो कि बारिश का जो पानी है वो ओवरफ्लो होता जा रहा है और जिसकी वजह से कुछ डैम के जो गेट्स हैं वो खोलने पड़ जा रहे हैं। उसके बावजूद जो कि राहत रसानी का काम भी जारी है। और हमने कल देखा था कि जिस तरीके से BS येदियुरप्पा ने हवाई सर्वे किया था, उसके बाद क्या राहत कैंपों के अंदर और मजीद इजाफा करने की बात कही गई है? वहां पर जो राहत सामग्री है वो और कितनी ज्यादा मात्रा में तादाद में पहुंचाई जाएगी? जी देखिए, जिस तरह से येदियुरप्पा ने बोला है उस हिसाब से सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि उसको अभी भी केंद्र से मदद का इंतजार है कि वो उनको कितनी मदद मुहैया कराते हैं, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो पिछले 50 साल के अंदर में माना जा रहा है कि इतनी बड़ी बाढ़ की त्रासदी कर्नाटक में नहीं देखी है। हालांकि अभी तक जो है जो जरूरी मदद है वो जरूर मिल रही है, लेकिन मुझको लगता है कि कर्नाटक और केरल दोनों ही राज्यों को अभी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और इसमें केंद्र को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए जयपाल आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि आखिर किस तरीके से सैलाब जो है वो लोगों के घरों के अंदर घुसता चला जा रहा है। जो पानी है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं। एक पहली जो तस्वीर है वो आप ओडिशा की देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो केरल की है। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो घर डूबे हुए हैं और घरों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आवाम को परेशानी हो रही है, जिसके लिए जो हुकूमत की जानिब से राहत रसाने का काम है वो जारी है और अलग अलग जगहों पर जो राहत कैंप है वो लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं वो ठहरे हुए हैं, कैंपों में उन्होंने पनाह ले रखी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी अभी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बेहद अहम है और अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश उसके बाद ही कहा जा सकता है कि हालात मामूल पर आ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर बाकी जो NGOs है या फिर उनके अलावा सरकार की तरफ से अभी तक कहां पर कितनी मदद मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर अभी तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। सरकार की कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द सभी को राहत पहुंचाई जा सके। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने पर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कश्मीर में 1987 के इंतखाब का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीरी बहुत होशियार हैं, वो जल्द ही रिएक्ट नहीं देते हैं, जैसे कि उन्होंने 1987 चुनाव में हुई धांधली का सबक 2 साल बाद सिखाया था।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर मुतनाज़े बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासत से आर्टिकल 370 हटाना आईन के खिलाफ है। बिना रियासत के लोगों की राय जाने ये फैसला लेना गलत है। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कश्मीर के लोग चालाक हैं और वो अचानक रिएक्ट नहीं करते। 87 में इलेक्शन की धांधली और फिर हमने जो 370 को खत्म किया, ये तारीखी गलती इन्होंने की। ये हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, हिंदुस्तान के फेडरलिज्म के खिलाफ है, हिंदुस्तान की आईन की आर्टिकल 1 के खिलाफ है। आर्टिकल 1 ये इजाजत देता है स्टेट बनाने की या यूनिट बनाने की, बशर्ते उस रियासत के सभी से पूछा जाए, उसकी राय ली जाए। वहां पर कौन है? गवर्नर है, गवर्नर की असेंबली है, नहीं है गवर्नर और कौन नामजद करता? मरकजी हुकूमत करती है। हिंदुस्तान की आर्टिकल 1 के खिलाफ, आर्टिकल 3 के खिलाफ, मगर क्योंकि इनके पास ताकत है, ये ताकत की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर गैर कानूनी बिल को लाकर उसको कानून बना देते। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार को कश्मीरियों से नहीं बल्कि वहां की जमीन से प्यार है। मोदी सरकार अपनी ताकत के दम पर फैसले ले रही है। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में 80 लाख लोग रहते हैं, कोई टेलीफोन नहीं चल रहा है। मोदी हुकूमत झूठ कहती है कि वहां दिवाली जैसा माहौल है। नहीं, मैंने ये कहा कि कश्मीर से ज़रूर मोहब्बत है मगर कश्मीरियों से नहीं। मैंने ये भी कहा कि आपको इख्तिदार से मतलब है, इंसाफ से नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आपको पावर से मतलब है, खिदमत से मतलब नहीं। वो इसलिए कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 और 20 में लागू नहीं होता वहाँ पर, तो आप 80 लाख लोगों को बंद करके रखेंगे? ये इमरजेंसी है क्या? ये तो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं आप। मामूली बात नहीं है ना। 80 लाख लोगों को आप टेलीफोन भी करने नहीं देंगे। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर साउथ एशिया में है तो इंडिया है, और आप वहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं सब खुशी मना रहे हैं। भाई जब फूलों में बहार है, आपके आंगन में बहार है, तो टेलीफोन करने दीजिए ना। ये दुनिया में कहाँ पर होता है कि आप 300 टेलीफोन बूथ लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे आके बात कर लो। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर ज़बानी हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आज़म ने वो कर दिया जो तारीख ने नहीं किया। मैंने क्या कहा? संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था कि बगैर उस रियासत की असेंबली को पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफरकेशन की इजाज़त दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पीएम अपने चुनाव का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, जनसंघ का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आईन जो कहता है वो भूल चुके हैं, वहां परिसीमन करवा रहे हैं ताकि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। बेंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर राजेश ने कमाल कर दिखाया है। वो गुज़िश्ता 15-16 साल से छत पर बागवानी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो अपनी खास तरह की बागवानी के लिए तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। तकरीबन साल भर से वो एक ऐसे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं जिसने उनकी बागवानी को तो और बेहतर बनाया ही है, साथ ही आबपाशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को कई बार इस्तेमाल कर ढेर सारे पानी की बचत भी की है। रिपोर्ट देखिए। हर इंसान कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है। उन्हीं में से एक है बेंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश यूं तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन छत पर बागवानी का उनका शौक काफी पुराना है। वो गुज़िश्ता 15-16 साल से छत पर बागवानी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो अपनी खास तरह की बागवानी के लिए तवज्जो का मरकज बने हुए हैं।
तकरीबन साल भर से वो एक ऐसी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं जिसने उनकी बागवानी को तो और बेहतर बनाया ही, साथ ही आबपाशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को कई बार इस्तेमाल कर ढेर सारे पानी की बचत भी की है। जी, मैं एक 10-15 साल से कर रहा हूँ टेरेस गार्डनिंग। पहले तो रेगुलर गार्डनिंग कर रहा था, जस्ट लाइक एनी अदर ग्राउंड गार्डन। इधर भी केमिकल सब डाल के कर रहा था। मगर एक 10 साल पहले मुझे डॉक्टर विश्वनाथ एक प्रोफेसर से मुलाकात हुआ, तो उनके बाद आई कन्वर्टेड माई सेल्फ टू फुली ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, ओनली ऑर्गेनिक एंड ओनली नेचुरल रिपेलेंट्स आई यूज इन माई लैंड। डॉक्टर राजेश की ये कोशिश एक सीख है जो ये बताती है कि एक ऐसे वक्त में जब पानी की कमी होती जा रही है, हम कैसे काफी ज्यादा तादाद में पानी बचा। ऐसे में पानी को बचाना और दोबारा इस्तेमाल में लाना एक जरूरी कदम है। अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए प्रोफेसर रिवायती गमलों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो या तो छत की सतह का इस्तेमाल करते हैं या एक खुसूसी तरह के मेटल फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। छत की सतह या फ्रेम के नीचे वो कई छेद से भरी हुई एक फाइबर प्लेट लगाते हैं। उसके ऊपर एक फाइबर का कवर लगाया जाता है। प्लेट के ऊपर मिट्टी भरी जाती है। इसके बाद पौधे साग सब्जी की खेती की जाती है। पौधों को पानी देने के लिए नीचे बने पानी के टैंक से पंप कर ऊपर लाया जाता है और पाइप के जरिए पौधों की आबपाशी की जाती है। फाइबर प्लेट होने के सबब वो मिट्टी को नीचे गिरने नहीं देती, सिर्फ जरूरत का पानी लेकर बाकी पानी बाहर आ जाता है। इससे इसके ऊपर एक माइक्रोफाइबर डालता, सो दिस माइक्रोफाइबर will avoid the soil from going and settling in the ground. It will sort of filter, and only the water will be drained out, and the soil remains as it is. This is one more thing which I did about 2-3 years ago. I started doing this. छत पर डॉक्टर राजेश ने कई नालियां बना रखी हैं जो पाइप के जरिए से बचे हुए पानी को साइफन कर वापस उसी टैंक में पहुंचा देती है जहां से ये पानी निकाला गया था। डॉक्टर राजेश के मुताबिक पौधों या खेती में जब आबपाशी की जाती है तो कुल पानी का सिर्फ 20% हिस्सा ही पौधों की जरूरत होता है, बाकी बचा पानी बाहर निकल जाता है। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए जयपाल शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि बेंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर राजेश ने किस तरीके से कमाल कर दिखाया है और किस तरीके से वो 15-16 साल से छत पर बागवानी कर रहे हैं और इन दोनों वो खास तरह की बागवानी के लिए तवज्जो का मरकज भी बने हुए हैं। और साल भर से वो एक ऐसे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं जिसने उनकी बागवानी को तो बेहतर बनाया ही है और साथ ही आबपाशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को भी कई मरतबा इस्तेमाल करने की बात उन्होंने इसके अंदर दिखाई है। जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बात जानने की होगी कि आखिर वो किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर राजेश के इस नए तरीके से वो बाकी बचे हुए 80% पानी को दोबारा टैंक में पहुंचा देते हैं। इनका उन्हें दोहरा फायदा मिलता है। पहला कि आप उतने ही पानी का इस्तेमाल आबपाशी के लिए कर रहे हैं जितना जरूरी है। दूसरा, पौधों से होकर वापस लौटा पानी मिट्टी और पौधों के लिए मिनरल और दीगर अनासिर को साथ लेकर आता है जो अगली बार के इस्तेमाल के दौरान पौधों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। प्रोफेसर का ये एक्सपेरिमेंट पानी के एक्यूमुलेशन और कम इस्तेमाल की सिमत में एक कामयाब कदम है। डॉक्टर राजेश की ये टेरेस गार्डन पूरे तौर पर ऑर्गेनिक खेती है। इस खेती में वो किसी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते। छत पर उगी मेथी, पपीते और कई तरह की साग और पौधों की हरियाली और ताजगी तो बस देखते ही बनती है। कि गार्डन स्टार्ट करने से पहले वाटर रिसाइकलिंग रेडी कर, फिर गार्डन स्टार्ट करो। कावेरी वाटर और बोरवेल वाटर में गार्डनिंग किया तो गार्डनिंग का पर्पस ही नहीं है। वी आर वेस्टिंग वाटर। सिटी में पीने का ही पानी नहीं है, कम हो रहा है। तो गार्डनिंग में भी वेस्ट किया तो दैट प्रॉब्लम इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। सो व्हाट वी एडवाइज इज फर्स्ट गो इन फॉर वाटर मैनेजमेंट, एटलीस्ट इफ नॉट go in for 100% rainwater harvesting for your drinking water, at least the water that you pour for your plants, use it for the plants continuously. Don't let it go down the drain. If you are ready with that, only then you start your gardening. Then it will be a good hobby, it will be a healthy hobby, it will be a water saving hobby. Now whatever plants I have grown here, I am happy to eat it, I am happy to give it to my friends, I am happy to share it with people because this has been grown by saving water. डॉक्टर राजेश एक टेरेस गार्डन क्लब के रुकन भी हैं
उनकी इस टेरेस गार्डनिंग के तरीके ने क्लब के कई दूसरे रुकनों को मुतासिर किया है और अब वो भी उनके तरीके को इस्तेमाल में ला रहे हैं। डॉक्टर राजेश के मुताबिक इसमें आने वाला खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कोशिश आज के वक्त में पानी की बचत करती है, साथ ही बागवानी को हरा भरा बनाती है। फाइबर शीट किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर भी दस्तयाब है। थोड़ी सी कोशिश जितना सुकून आपको बागवानी करने से देती है, उतना ही इत्मीनान इस बात का भी देती है कि आपने पानी की बर्बादी नहीं की, उसे कल के लिए बचा लिया। डॉक्टर राजेश की टेरेस गार्डनिंग की ये विधि थोड़ी अलग जरूर है, पर मुश्किल नहीं। आप भी कोशिश कीजिए, बागवानी भी होगी और पानी की बचत भी। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में मेरे साथ बस इतना ही।